नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करते हैं और उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे वो जो प्रश्न का उत्तर सही लगता है उस प्रश्न के उत्तर को मैं अगले दिन उस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं, उस प्रश्न का उत्तर भी मैं बताता हूं। जैसा कि 28 मई 2021 को जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि भारत के वे कौन राष्ट्रपति थे या कौन राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया। जी हाँ, उस प्रश्न का उत्तर जो है वो चंदन कुमार ने दिया और उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। उस राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। जी हाँ, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक से संबंधित एक मतलब कि वीटो पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया था और जो विधेयक था वो डाक से संबंधित था। चलते हैं आज हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ और जो हमारा आज का पहला प्रश्न होगा करंट अफेयर वो इस प्रकार होगा कि टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा, जी हाँ, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन बने? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर और ऑप्शन डी कैस्पर रूड। जी, प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैस्पर रूड। कैस्पर रूड के द्वारा जिनेवा में एक टेनिस टूर्नामेंट खेला जा रहा था, उसमें उन्होंने 2021 में पुरुष एकल में उन्होंने ये खिताब जीता। और जिनेवा जैसा कि आपको जानकारी होगा कि जो जिनेवा है ये WHO का वहां पर मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, जी हाँ, ये पूरा इसका नाम है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला किन दो स्पेस एजेंसी के बीच समझौते के तहत हुआ? ऑप्शन ए नासा जाक्सा, ऑप्शन बी नासा इसरो, ऑप्शन सी इसरो जाक्सा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नासा और इसरो। जी हाँ, नासा और इसरो के मध्य ये समझौता हुआ और उस समझौता के तहत पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को स्पेस में भेजा जाएगा। इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और जो नासा है वो USA यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और पृथ्वी प्रणाली वेधशाला जो है वो अंतरिक्ष में जाकर क्लाइमेट चेंज से संबंधित वहां के जो भी जियोग्राफिकल टर्म है उससे वो सर्च करेगा। साथ ही साथ बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जो डिजास्टर आते हैं चाहे नेचुरल हो या फिर ह्यूमन मेड हो, उन सभी से संबंधित बातों को वो सूचनाओं को एकत्रित करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक को मंजूरी किस राज्यपाल ने दी? जी हाँ, संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक को मंजूरी किस राज्यपाल ने दी? ऑप्शन ए जगदीश धनखड़, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी फागू चौहान और ऑप्शन डी सत्यदेव नारायण। जी हाँ, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सत्यदेव नारायण। और जो सत्यदेव नारायण है वो हमारे एक राज्य जिसका नाम हरियाणा है और हरियाणा के ये राज्यपाल हैं और इन्होंने हाल ही में एक विधेयक की मंजूरी दी है। उस विधेयक की नाम है संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक। संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का संबंध एक उत्तर प्रदेश से है जो कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा वहां पर लॉन्च किया गया था। ये जो मतलब ये हुआ इसका कि यदि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं चाहे दंगा के रूप में हो या फिर अन्य गतिविधियों के माध्यम से, उस सरकारी संपत्ति जो नुकसान पहुंचाया गया है उस संपत्ति की भरपाई आपको करनी होगी। यही वह संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक जिस पर मंजूरी हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में FDI निवेशक देश जो सबसे बड़ा है भारत की दृष्टि से, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। जी हाँ, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि एक हिंदी में जो मतलब कि ईयर होता है वो अलग होता है, एक अर्थव्यवस्था में जो ईयर होता है वो अलग होता है और एक जो अंग्रेजी में ईयर होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जिस ईयर की बात हो रही है 2020-21, ये इकोनॉमिकल रूप से यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत भारत में जो FDI का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और इसमें सबसे नंबर 1 देश कौन रहा? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने वाला सबसे नंबर 1 देश रहा आपका सिंगापुर। सिंगापुर कितना परसेंट? 29%। अमेरिका जो हुआ वो 23% और जो मॉरिशस हुआ वो 9%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CBI के नए निदेशक नियुक्त हुए। CBI ऑप्शन ए के अस्थाना, ऑप्शन बी सुबोध कुमार जायसवाल,
ऑप्शन सी प्रदीप कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि भारत के आईपीएस ऑफिसर हैं और इस आईपीएस ऑफिसर को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का न्यू डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है अमेजन के नए सीईओ कौन बनेंगे। ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी एंडी जेसी, ऑप्शन डी एंडी मरे। जी, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एंडी जेसी। अभी हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी की नए सीईओ का मतलब ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो अभी वर्तमान समय में अमेजन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उस व्यक्ति का नाम है जेफ बेजोस। लेकिन 5 जुलाई 2021 को नए जो सीईओ बनेंगे उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा आपका एंडी जेसी हो जाएगा। जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये फेसबुक के फाउंडर है यानी संस्थापक है, और जो ऑप्शन डी हुआ ये आपके टेनिस खिलाड़ी है, इनका ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ से कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी विद योगा वी एट होम पर वेबिनार का श्रृंखला किस मंत्रालय द्वारा आयोजन होगा। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, वी विद योगा वी एट होम, यानी हम योगा के साथ रहें और कहाँ रहें, घर पर रहें। तो इसको कौन मंत्रालय आयोजित करेगा। ऑप्शन ए खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। जी हाँ, आयुष मंत्रालय के द्वारा वी विद योगा वी एट होम नामक एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा और वो मतलब कि निरंतर चलेगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो प्रश्न होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटरेस्टिंग इस बात को लेकर होगा कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि आप हैं, आप 2 देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, आप 2 देशों से क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, आप 2 देशों से फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, आप 2 देशों में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक विश्व में ऐसा देश है, उसका संगठन है कि वहां पर 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी वहां पर खेल सकते हैं, वहां पर लोग रह सकते हैं। उस देश का मैं नाम ले रहा हूं। इंग्लैंड तथा आयरलैंड से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया। इंग्लैंड तथा आयरलैंड से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया। ऑप्शन ए वाइड रैंकिन, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन डी जेम्स मार्क। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा वाइड रैंकिन। जी हाँ, वाइड जो रैंकिन है वो इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों देशों से तीनों फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट का मतलब ये हुआ, पहला जो फॉर्मेट हुआ वो 2020 जिसको T20 बोलते हैं, दूसरा जो फॉर्मेट हुआ वो जिसको वनडे बोलते हैं यानी 50-50 ओवर का होता है दोनों टीमों के लिए, और जो तीसरा होता है वो टेस्ट क्रिकेट यानी T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। इन तीनों ही फॉर्मेट से जो ये बॉयड रॉनकी हैं इन्होंने संन्यास लिया, और ये 2 देशों से खेलते थे, एक इंग्लैंड और एक आयरलैंड। इसीलिए ये जो क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये 9वां प्रश्न है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या हो गया। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया। ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह, ऑप्शन बी जुगराज सिंह, ऑप्शन सी बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी बलबीर सिंह सीनियर। जी हाँ, बलबीर सिंह सीनियर जिनको अन्य प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, और ये जो बलबीर सिंह सीनियर है ये हॉकी खिलाड़ी थे और ये हाल ही में इनका देहांत हुआ। इन्हीं के नाम पर जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर और बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है खुफिया एजेंसी से संबंधित है। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है से संबंधित है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी मोसाद, ऑप्शन सी डेविड वार्निया, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सही। जैसे खुफिया एजेंसी जो कि इजराइल, अभी भी हाल ही में ये न्यूज़पेपर में था। मोसाद खुफिया एजेंसी जो इजराइल की है उस एजेंसी का क्या नाम है, मोसाद नाम है। और मोसाद के जो नए मतलब कि हेड बने हैं, प्रमुख बने हैं, उस व्यक्ति का नाम है डेविड वार्निया। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम मोसाद है और जो मोसाद खुफिया एजेंसी है उसका जो हेड बने हैं वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा डेविड वार्निया हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है वो ये रहा कि जयंत चौधरी किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
जी हाँ, जयंत चौधरी किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी आरएलडीपी, ऑप्शन डी आप। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आरएलडीपी, यानी आर से हो जाएगा राष्ट्रीय, एल से लोक, डी से दल और पी से पार्टी, यानी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के वर्तमान समय में अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अजीत चौधरी बने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जयंत चौधरी यहाँ पर बने हैं, और इस पार्टी के सबसे पहले जो संस्थापक थे वो अजीत सिंह थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पत्रकार का हाल ही में देहांत हो गया? ऑप्शन ए जगदीप कौर, ऑप्शन बी कुलदीप नैयर, ऑप्शन सी अजीत पवार, ऑप्शन डी राजकुमार किरवानी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजकुमार किरवानी। जी हाँ, राजकुमार किरवानी का हाल ही में निधन हो गया। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आप एक प्रश्न का उत्तर दें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम कभी खेलते हैं, कूदते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो कोई कार्य करने के दौरान हमें चोट लग जाती है। उस चोट लग जाने के पश्चात हमारे शरीर से रक्त यानी खून बहने लगता है। तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो रक्त का थक्का होता है वो किस विटामिन और किस प्रोटीन के कारण मतलब कि बनता है। रक्त का थक्का किस विटामिन और किस प्रोटीन के कारण बनता है? आज का मेरा यही प्रश्न रहा। आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने भी हमारे कमेंट बॉक्स में करने वाले कमेंट बॉक्स में जो लोग हैं वो मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हो तो जान लें। तो फिर इस प्रश्न को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि विटामिन और जो प्रोटीन होता है, विटामिन जो प्रोटीन होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। वो कौन सा विटामिन है और कौन सा प्रोटीन है? चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी मार्को, ऑप्शन सी गिलर्मियो लेसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गिलर्मो लेसो। जी हाँ, गिलर्मो लेसो, जो कि इक्वाडोर, और इक्वाडोर कहाँ आता है? ये आता है आपका साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, और इक्वाडोर के वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गिलर्मो लेसो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो अगला प्रश्न है, समोआ देश के पहली महिला पीएम कौन बनी? समोआ देश की पहली महिला पीएम, जैसे कि हमारी पहली महिला पीएम भारत की कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर लेकर पहली महिला पीएम कौन बनी? ऑप्शन ए गिलर्मो लेसो, ऑप्शन बी एंजेलो मर्केस, ऑप्शन सी फियामे नाओमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा फियामे नाओमी। जी हाँ, फियामे नाओमी, जो कि समोआ देश की पहली महिला पीएम बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। जी हाँ, पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल किस देश ने पारित किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश जो कि हमारे दक्षिण में है और तमिलनाडु से वो मतलब कि नजदीक है। तो पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा हाल ही में पोर्ट सिटी कमीशन इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, आईआईटी रोपड़ ने किस डिटेक्टर को विकसित की? ऑप्शन ए फेक बस्टर, ऑप्शन बी बस्टर, ऑप्शन सी फेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा फेक बस्टर। जी हाँ, फेक बस्टर जो कि एक डिटेक्टर है, और ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा इस डिटेक्टर को विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रुडोल्फ वी सिकंडलर अवार्ड 2020 रुडोल्फ वी सिकंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित पहले भारतीय। ऑप्शन ए जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन बी जगदीश मिश्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ऑप्शन डी के राव। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। जी हाँ, डॉक्टर डी नागेश्वर जो रेड्डी हैं, इनको मतलब कि 2021 में रुडोल्फ वी सिकंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन जीता? ऑप्शन ए फिल मिकेल्सन, ऑप्शन बी रिया जॉनसन, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी केवल बी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फिल मिकेल्सन। जी हाँ, फिल मिकेल्सन जो कि यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, और जो मतलब कि ये अपना गोल्ड टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड खेले जाते हैं, गोल्फ के तहत खेला जाता है, जो गोल्फ होता है
और वो जो गोल्फ के खिलाड़ी एक अमेरिका के बहुत ज्यादा चर्चित खिलाड़ी है टाइगर वुड्स, जो कि उनका अन्य प्रकरणों में भी ज्यादा नाम आता रहता था। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है 27 मई को किसकी पुण्यतिथि थी? 27 मई को किसकी पुण्यतिथि थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को इनकी पुण्यतिथि थी। जैसे कि मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी एक बहुत ज्यादा चर्चित किताब थी, उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बल्कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही आप इसको बोलेंगे, क्योंकि एक अलग प्रकार का हमारे इतिहासकारों के द्वारा भी एक अलग प्रकार का किताब है, जो कि हमारे इतिहासकार विदेशों से आए, जैसे चीनी हो गया, अरबी हो गए, रोमन हो गए, अन्य देशों से आए, वो लोग आने के बाद जो किताब लिखे उसमें भी एक आता है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उसको किसके संदर्भ में देखेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में देखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, किस संस्था ने गुजरात के बनी ग्रासलैंड से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किस संस्था ने गुजरात के बनी ग्रासलैंड, जो कि एक जगह का नाम है, अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया? ऑप्शन ए एनजीटी, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी सीआरडी, ऑप्शन डी ट्राई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एनजीटी। जी हाँ, एनजीटी इसको मतलब कि अभी हाल ही में अतिक्रमण हटाने के लिए, और ये गुजरात राज्य के बनी ग्रासलैंड एक एरिया है वहां पर दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप देखते हैं ये जो एनजीटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसको जब हिंदी में हम देखेंगे तो ये संविधिक है, ये संवैधानिक नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये संवैधानिक नहीं है। जैसे कि यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो एनजीटी है ये संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि संविधिक संस्था है, इन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कभी मैं आपको अगले अपने वीडियो में या फिर कभी मैं इस पर स्पेशल मतलब कि अपने जीएस के पार्ट को लेकर मैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है वो भारत में कौन कौन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कौन कौन है, यानी संविधिक और संवैधानिक। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, संविधिक और संवैधानिक, इन दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि जो एनजीटी है ये इसका संविधान में जिक्र नहीं है और जो इलेक्शन कमीशन है उसका संविधान में जिक्र है। तो ये सांविधिक और संवैधानिक दोनों को मैं एक अलग प्रकार के जीएस के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को इसके साथ राम राम।